मैं मलिका तनेजा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। प्यारी संगत जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टुडे एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट माय जर्नी विद गुरुजी. इट डेट्स बैक इन द ईयर 1997 जब मैं गुरुजी से पहली बार मिली थी पंचकुला चंडीगढ़ में विद माय पेरेंट्स. एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट व्हेन आई सॉ गुरुजी for the first time and I was immediately in awe of him. मैं उनको देखती रह गई थी और इतना उस वक्त हमारी एज इतनी नहीं थी शायद, पर उस वक्त इतना ऑरा था उनके पास, इतने he was shining. It was like इतना उनका ऑरा इतना ब्यूटीफुल था कि कोई सोच भी नहीं सकता. At the same time I was a bit scared also. और हमारी मामी जी गुरुजी की बहुत फॉलोअर थी. उन्हीं की वजह से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई. उन्होंने हमें बहुत सारे सत्संग सुनाए हुए थे विच हम लोग उनके पास जाने से पहले वी वर लाइक रियली वांट टू मीट हिम. एंड उसके बाद उस 1997 के बाद हमारा आना जाना शुरू हुआ, जिसमें हम लोग दिल्ली में जब भी जाते थे वी यूज्ड टू मेक अ पॉइंट दैट हम एम्पायर स्टेट गुरुजी को मिलने जरूर जाएं. और गुरुजी बड़े प्यार से हमें वहां पे चाय प्रसाद लंगर प्रसाद खिलाते थे. बैठते थे हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ वहां पर एंड वहां गुरुजी से बहुत प्यार मिला हमें. उसके बाद एक सत्संग मेरे को ध्यान में आ रहा है मेरी शादी का. जब मेरी शादी होने वाली थी, आई गॉट एंगेज्ड इन 2004. तो मेरे पेरेंट्स गुरुजी को फर्स्ट कार्ड, हमारे में फर्स्ट कार्ड गुरुजी को देते हैं, भगवान को देते हैं. तो हम लोग दिल्ली एम्पायर स्टेट में गए गुरुजी को मेरा कार्ड देने शादी का. एंड आई रिमेम्बर वी एंटर्ड द एम्पायर स्टेट एंड गुरुजी वाज बैठे थे वो अपने सिंहासन पे. एंड व्हेन आई जस्ट एंटर्ड आई स्टिल रिमेम्बर दैट मोमेंट व्हेन ही स्माइल्ड एट मी. And I was like, I felt so happy that because the first time, I was looking at him and he smiled at me. वहाँ पे एक लाइन लगी होती थी कि लाइन जाके then we have to do the charan sparsh and we seek his blessings. हम लोग वहाँ गए, मेरी मदर मेरे आगे खड़े थे and गुरुजी ने मम्मी ने गुरुजी को कार्ड दिया and then गुरुजी said किदा व्याय. तो मम्मी ने मेरे को आगे करके बोला गुरुजी एदा व्याय. गुरुजी ने बड़े प्यार से मेरे से पूछा की ना है मुंडे दा, एंड गुरुजी ने वो कार्ड लेके उनके पास एक टेबल पड़ा था वहां पे उन्होंने रख दिया. एंड वो हमने वहां पे चाय प्रसाद पिया, लंगर वंगर किया, गुरुजी से आज्ञा ली एंड देन वी लेफ्ट फॉर सहारनपुर विच इज आवर नेटिव प्लेस. एंड हम लोग घर गए एंड टाइम बीता एंड जनवरी में 31 जनवरी में हमारी शादी थी. एंड देन गुरुजी मेरी मामी जी गुरुजी के पास वहीं पे एम्पायर स्टेट में शी वाज डूइंग सेवा देयर एंड गुरुजी आस्क्ड हर कि आंटी तुसी अपने ननान दे कुड़ी दे ब्याह ते नहीं जाना. देन that time you have to take agya of Guruji when you used to go anywhere. So my mami ji told him Guruji तुसी आज्ञा दोगे तदे ही जावांगे. Then Guruji said हाँ तुसी जाओ. And then when she came back to my wedding and she told me कि you got so much blessings because that card which हम लोग जो मेरी मदर देने गए थे, that card was kept over there for about a month and nobody picked it up from there and we got Guruji's blessings, a lot of blessings there. And तब इतना पता नहीं चलता because I was young, but today I can really feel कि गुरुजी तो हमेशा हमारे साथ थे, right from when he called us to his दरबार and till date today. and पता नहीं कितने आगे टाइम में भी वो तो गुरुजी को ही पता है कब से हमारा उनके साथ रिश्ता है और उनकी रजा होती है तो हम उनके दरबार में जाते हैं. आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट ही हैज ब्लेस्ड अस विद. एंड जिस दिन हम लोग का शादी का फंक्शंस चल रहे थे संगत जी, उस टाइम हमारे घर में मतलब उस दिन मौसम इतना खराब था कि कितने वेडिंग्स कैंसिल हो गए बिकॉज ओपन में नहीं हो सकता था. बहुत बारिश और बहुत
उस दिन बहुत ज्यादा बारिश थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि सारे सेरेमनीज ओपन एयर में नहीं होंगे। तो हमारा गुरुजी की ऐसी मेयर थी, वेन एवर वी हैड आवर ओपन सेरेमनी, वॉट एवर चूड़ा सेरेमनी और मेहंदी सेरेमनी इन द ओपन विच वी हैड ऑर्गेनाइज्ड, वो जब खत्म होता तभी बारिश आती थी एंड हमारे सारे फंक्शंस इतने स्मूथली गए थे कि यू नो एवरीथिंग वाज सो स्मूथ, हमें लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई है कि लोगों के फंक्शंस कैंसिल हो गए, हमारा एकदम स्मूथ वेडिंग हुआ था। So Shukrana Guruji for everything what he did. He was always there right from the day till today. There's so many satsangs. This so I'm giving you a little gist of what happened. Otherwise बीच में आगे पीछे बहुत सत्संग है जो गुरुजी ने blessings दी हैं और वो blessings सबको मिल रही हैं, सबको। आज नई संगत पुरानी संगत ऐसे कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट गुरुजी वो सिर्फ देने के लिए हमारे को प्यार और अपनापन। जस्ट गुरुजी क्या बोलते हैं, हम लोग को पूरा 100% सरेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज बिना सरेंडर के आप सालों साल चाहे आए जाओ, इट्स नॉट अ मिरेकल थिंग। Miracles do happen, but take it as your blessings, that he's giving you blessings with both his hands open. So you should always take it very, with very humbleness. That is more important. Then उसके बाद एक और मेरे को सत्संग दिमाग में आ रहा है. When my 2013 my daughter was born, and each May I had a C-section and my back was gone completely. मेरा back एक इतना था कि I used to wear belt and I could not open the main doors. At times I had to really, it was a struggle कि मैं एक तरफ से दूसरी तरफ तक कैसे जाऊं. It was that painful. And उस वक्त कुछ time we didn't know that Bombay में भी सत्संग होते हैं. हमें कुछ नहीं पता था कि दिल्ली में हम लोग जाते थे बट इतना रेगुलरली क्या होता था. बट इन बॉम्बे में जब हमारी शादी हुई या शिफ्टेड टू बॉम्बे, हमें नहीं पता था कि बॉम्बे में भी सत्संग होते हैं. देन एक दिन आउट ऑफ द ब्लू माय सिस्टर को पता चला कि गुरुजी के सत्संग बॉम्बे में भी होते हैं. और ये 12-13 की बात है. एंड वी वर सो हैप्पी जब हमें पता चला गुरुजी सत्संग यहाँ भी होते हैं. और एक भी दिन, उस वक्त घरों में सत्संग होते थे, इट वाज मंदिर नहीं था बॉम्बे में, तो वहां पे हम गए. एंड वो दिन और आज का दिन वी आर लाइक जस्ट इन हिज ऑव ऑलवेज. ही हैज गिवन अस सो मच. मतलब इतना दिया है उन्होंने, इतना प्यार दिया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि जितना शुक्राना करे कम है. इट्स लाइक इतना किसी को देना, इट्स लाइक हम लोग का ना आंखें भर आती हैं, इतना गुरुजी ने इतना प्यार दिया है. उसके बाद ये बैक एक का जो सत्संग मैं आपको कर रही हूँ, ये मेरे को जब हम लोग कनेक्ट हुए बॉम्बे में, हम लोग जाते होते थे वहां पे लंगर प्रसाद करना, चाय प्रसाद पीना, ये चलता रहा. एंड एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं एंड मैं बैठी हूँ किसी सत्संग में एंड गुरुजी केम एंड ही गेव मी अ मिश्री प्रसाद इन माय माउथ. एंड संगत जी वोंट बिलीव दैट वो धीरे धीरे करके वो दर्द, और मैंने कुछ मेडिसिन नहीं ली थी, मैंने कुछ नहीं किया था, बिकॉज माई डॉटर वॉज वेरी स्मॉल, बोथ माई किड्स, आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड इट. चल मैं दिखा दूंगी, ये कर लूंगी. मुझे नहीं पता चला कि वो गुरुजी ऐसे कर करके उन्होंने कैसे मेरा बैक एक ठीक किया. अभी तो लाइक आई कैन रन अ मैराथन, ऐसा लगता है मुझे. इट्स लाइक गुरुजी हैज ब्लेस्ड in every which way. So शुक्राना गुरुजी for everything what he did for me. एक और सत्संग मेरे को याद आ रहा है संगत जी. We had one property issue and our property was in litigation for about 10 years and it was a dispute which was just not getting solved. इतना ज्यादा हो गया था कि मतलब कुछ अंत इसका समझ ही नहीं आ रहा था किसी को भी. बहुत लोग बीच में आए, बहुत लोगों ने दोनों पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज करने का सोचा, बट इट वाज जस्ट नॉट हैपनिंग. हम लोग उनको पे करने की कोशिश करते थे, वो अमाउंट और बढ़ा देते थे, फिर हम लोग करते थे, फिर वो अमाउंट और बढ़ जाता था. मतलब इट वाज नॉट कमिंग इनटू सेटलमेंट एट ऑल. एंड विद गुरुजी's कृपा, वन डे a person, maybe it is sent by Guruji only, कि वो कैसे आए and how the tables turned. It's like वो ऐसे काम हमारे फेवर में सारे होने शुरू हो गए. एंड जो अमाउंट हमने उनको 10 साल पहले कोट किया था, वो 10 साल बाद हमने उसी
अमाउंट में डील क्लोज किया, एंड इट्स ऑल गुरुजी's ब्लेसिंग्स, बिकॉज हमने वो छोड़ चुके थे, वो उम्मीद छोड़ चुके थे कि इस कुछ होने वाला है, एंड हाउ गुरुजी गेव अस, एंड हाउ गुरुजी did everything for us. I mean, I don't have words. I'm speechless with his the amount of love he's given me. But गुरुजी, मेरे को एक और बात है कि गुरुजी हमेशा बोलते थे, मंगो नहीं मन्नो। कभी भी मैं ये बात अच्छे से समझ गई थी when I used to go to गुरुजी, कि मांगने से गुरुजी always will give you the best, but मांगने से आप कुछ या छोटा मांग रहे हो, गुरुजी ने और भी बहुत कुछ देना है आपको। सो जब भी मैं अरदास करती थी गुरुजी से ना, तो मैं हमेशा गुरुजी से बोलती थी, गुरुजी जैसे आपको ठीक लगता है ना, जो मेरे लिए अच्छा है, जो आपकी तरफ से मेरे को मिलना है, बस मुझे वही मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस जो आपकी रजा में जो ठीक होए, जो मेरे लिए अच्छा हो, मुझे वही चाहिए। मैं कभी कोशिश भी करती थी ना कि मैं गुरुजी से ये अरदास करके मांगू, मैं चुप हो जाती थी, मैं डर जाती थी कि नहीं, जो गुरुजी मेरे को अपने मन से देंगे मैं वही स्वीकार करूंगी। और आज तक मैं ये अरदास करती हूँ, गुरुजी जो हो वो आपकी रजा से हो, वो आपकी मर्जी से हो। और आज बच्चे भी कई बार उनकी भी करियर्स हैं, उनकी भी टेंशन्स होती हैं एज अ पेरेंट हम सबको, तो ये भी मैं गुरुजी पे ही छोड़ा हुआ है कि गुरुजी जो आपको ठीक लगता है आप वही करना। और थोड़ा सा हमारी इच्छाएं इतनी है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग को ये लगता है कि नहीं ये अच्छा है हमारे लिए, वो अच्छा है, नहीं ऐसे मत करिए। हो सकता है वो चीजें आपको आगे जाके तकलीफ देंगी, जो आज आप गुरुजी आपको दे भी देंगे क्योंकि आप जिद पे बैठे हो, नहीं गुरुजी हमको तो यही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो आपको ये देखना चाहिए, जो गुरुजी की मर्जी से मिलेगा वो जिंदगी भर वो आपके साथ हमेशा रहेगा। सो हमेशा गुरुजी की मर्जी में ही अपनी मर्जी डालना चाहिए, और उनको ही हमेशा बोलना चाहिए कि जैसे आपकी रजा है उसी रजा में हमेशा खुश रहना चाहिए। गुरुजी अनंतम शुक्राना, थैंक यू सो मच, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। एंड हमेशा प्यारी संगत जी, गुरुजी यही बोल के गए थे, सेवा सत्संग सिमरन ये करिए, दीज आर वेरी चैलेंजिंग टाइम्स। जो गुरुजी के साथ जुड़ के रहेगा, जो गुरुजी के सिमरन करेगा, वो गुरु तर जाएगा, वो गुरुजी उसको अपने हाथ से ले जाएंगे उठा के एक तरफ, जो हमारे जितने भी चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं कि गुरुजी निकाल देंगे। बस इनके साथ रहिए, इनके साथ रहिए। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू। जय गुरुजी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रजत माथुर अंकल से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। पिछला वाला सत्संग सुनते हुए मेरे को एक रीसेंट ब्लेसिंग मेरे को याद आ गई, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। एक्चुअली ये अभी कोरोना के टाइम का ही सत्संग है। मेरा एक ऑफिस में एक कोलीग है जो कि मतलब गुरुजी का नाम भी नहीं जानता और जुड़ा हुआ भी नहीं है, बट उसको जून में अभी कोरोना हो गया था। टेस्ट उसने कराया था तो पॉजिटिव निकला था, तो और केस काफी सीरियस हो गया था, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, आईसीयू में था पहले 1-2 दिन, फिर रूम में शिफ्ट किया। तो मेरे ऑफिस का कोलीग है, मेरे साथ ही काम करता है, तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स के साथ मैं रेगुलर रूटीन में टच में था कि बिकॉज जैसे कोविड के केसेस में हॉस्पिटल में कोई जा नहीं सकता है, तो हमारी कंपनी ने सारा ऑर्गेनाइज किया था उसका हॉस्पिटल का जो भी एडमिशन का और जो भी डॉक्टर्स के साथ जो कोऑर्डिनेट करना था, उसकी कंडीशन के बारे में जो पूछना था, क्या मेडिकेशन हो रही है, तो हम लोग ऑफिस वाले ही सब हॉस्पिटल के साथ कोऑर्डिनेट करते थे और उसके पेरेंट्स को बताते रहते थे कि ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसका इतना ज़्यादा केस सीरियस हो गया था कि हमें लग रहा था कि अब हो सकता है अगर इम्प्रूव ना हो तो शायद वेंटिलेटर में मतलब उस स्टेज तक हो गया था उसका केस। तो लकीली उस दिन क्या हुआ, मैंने उसकी मदर को व्हाट्सएप पे गुरुजी की फोटो भेजी और मंत्र जाप उनको भेजा कि आप सिर्फ ये, आप नहीं जानती हैं कौन है, लेकिन बिलीव करिए ये भगवान शिव का रूप हैं। आप ये मंत्र जाप को जब भी आपको टाइम मिले आप इसका मंत्र जाप करते रहिए और प्रे करिए कि आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाए। तो शायद पहला दिन ही था या दूसरा दिन था, मतलब विद इन 1 or 2 days WHO ने अपनी पहली जो वैक्सीन अनाउंस करी थी कि ये एक स्टेरॉइड उन्होंने अनाउंस किया था WHO ने
कि ये कोविड के केसेस में हेल्प करेगी रिकवरी में। और अगले दिन जब मैंने उस आर्टिकल को पढ़ा न्यूज़ पे, वो जो दवाई थी, जो मेडिसिन थी, जो स्टेरॉइड जो WHO ने रिकमेंड करी थी, वो एग्जैक्टली सेम सिम्टम्स थे जो मेरे ऑफिस कोलीग के जो सिम्टम्स थे। उसके थोड़े लंग में प्रॉब्लम हो गई थी और निमोनिया टाइप के थोड़े सिम्टम्स थे, वही एग्जैक्टली सेम सिम्टम्स उस न्यूज आर्टिकल में आए थे अगले दिन सुबह, कि हर एक केस में नहीं देना था, वो ओनली जिनके इस तरह के जो सिम्टम्स थे उन्हीं के लिए वो स्टेरॉइड एडमिनिस्टर करना था। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये तो जरूर गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि इतना सीरियस केस इसका हो गया है मेरे कोलीग का। और मैंने उसको भेजा, उसको व्हाट्सएप किया था मेरे कोलीग को, और उसकी मदर को भेजा था गुरुजी का की फोटो और मंत्र जाप। और एक दिन के बाद WHO ने वो दवाई रिलीज करी, और सेम डे वो इंजेक्शन, वो स्टेरॉइड उसको लगने शुरू हो गए, और विद इन 3-4 डेज उसका इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। और जो उसको बहुत हाई फीवर था और जो वीकनेस थी और जो शिवरिंग होती थी, जो टिपिकल सिम्टम्स हैं कोरोना के, वो धीरे धीरे उसके कम होने लग गए। और हॉस्पिटल में तो रहा वो, कम से कम 2 हफ्ता शायद हॉस्पिटल में रहा, लेकिन ट्रीटमेंट मतलब जो ब्लेसिंग वाली जो बात इसमें यह है कि विद इन 24 आवर्स जो स्पेसिफिक केस था इसके कोरोना का, क्योंकि हर एक पेशेंट का मतलब अलग अलग थोड़े सिम्टम्स होते हैं, खांसी, बुखार, जुकाम उस तरह का है, लेकिन ये जो दवाई थी, ये जो स्टेरॉइड जो WHO ने जो रिलीज किया था, वो इसी पर्टिकुलर केस के लिए था जिनके सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती थी और जिनके लंग में इन्फेक्शन था और जिनका निमोनिया टाइप के सिम्टम्स थे। तो मैंने फिर बताया उसकी मदर को, और वो फिर इतनी ज्यादा खुश हुई कि कि गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है। उनका अकेला बेटा है वो, और कोई भाई बहन नहीं है उसका। तो बहुत ज्यादा खुश हुई और उन्होंने कंटिन्यू किया गुरुजी की जाप करना। और ऑफ कोर्स गुरुजी की ब्लेसिंग से अब वो बिल्कुल हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज हो चुका है, और बहुत हद तक अब काफी रिकवर भी हो गया है। तो मैंने सोचा, ये अभी कोरोना के बीच में बात आई थी एक सत्संग में, तो मैंने कहा यही सबसे पहले मैं एक सत्संग सुनाता हूँ। बाकी गुरुजी से तो हम 2006 से जुड़े हुए हैं इस जन्म में। मैं इस जन्म में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये नई संगत है और ये कोई पुरानी संगत है। मेरे हिसाब से नई और पुरानी कहना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है मैं इसी जन्म में जुड़ा हूँ, और हो सकता है आप शायद पिछले जन्म से जुड़े हों, आप कोई दूसरा तीसरा पर्सन शायद 2-3 जन्मों से पहले से जुड़ा हुआ गुरुजी से। तो नई सत्संग और पुरानी सत्संग को ऐसे क्लासिफाई करना मेरे हिसाब से सिर्फ यही है कि इस जन्म में आप कब जुड़े। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ, नई और पुरानी कह सकते हैं, लेकिन गुरुजी के साथ तो आप कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं और कब से वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और आगे कब तक ब्लेस करते रहेंगे, इसका तो किसी का मतलब कि इस बारे में कुछ कहना बिल्कुल है ठीक नहीं होगा। तो 2006 में जब हम फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिले एम्पायर एस्टेट में, मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, और हमें मेरा उस टाइम पे ऑफिस मानेसर में होता था, तो शाम का टाइम था, और मैं सीधा फिर मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, ये लोग सब घर से आ रहे थे, और मेरे को सीधा वहीं से ऑफिस से मैं रिटर्न करता हुआ वापस एम्पायर एस्टेट पे आना था। तो शाम को जब हम आए उधर एम्पायर एस्टेट पहुंचे, तो एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे गुरुजी, शायद शाम का टाइम था तो गुरुजी शायद शाम को वॉक करके आए थे वापस, और बिल्कुल ही कैजुअल कपड़ों में टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखी थी उन्होंने, और वॉकिंग शूज पहन रखे थे, स्पोर्ट्स शूज टाइप के, बिल्कुल मतलब कोई जिस तरह से अभी हम देखते हैं गुरुजी का स्वरूप, या जैसे हमने नॉर्मली फोटोज देखी उनकी, उससे बिल्कुल अलग थे। और मतलब इतने लोग थे अंदर तो पहचाने भी नहीं गए। और मैं जैसे ही मैंने एंटर किया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि किसके साथ आया तुम। तो हमें एक्चुअली मेरे जो मामा है, कजन मामा है, दिल्ली में रहते हैं, वो अब गुड़गांव में रहते हैं, तो वो काफ़ी सालों से उनके साथ जुड़े हुए थे, और उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया था कि आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। तो वो वहीं सामने बैठे हुए थे गुरुजी के सामने, तो उन्होंने बताया कि ये मेरा भांजा है। तो गुरुजी ने फिर बोला जा तेरे को ब्लेस किया और जा मेरे को बिठा दिया वहाँ पे संगत के साथ।
तो ऐसे हम फर्स्ट टाइम मिले थे। और ब्लेसिंग्स तो गुरुजी की इतनी ज़्यादा हैं कि मतलब हमारे जो बच्चे हैं वो भी गुरुजी के ब्लेसिंग से ही हैं। हमारे ट्विन्स हैं, और ऐसा काफ़ी केसेस में हुआ है कि गुरुजी ने जब ब्लेस किया है तो ट्विन्स हुए हैं लोगों को। तो 2007 में जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी, तब की बात है ये। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर और ताऊ जी, ये लोग सुबह 4 बजे जाते थे बड़े मंदिर। उस टाइम पे सुबह साफ सफाई होती थी। जब अब तो खैर वो पूरा पक्का बन गया है, कवर्ड एरिया बन गया है, समाधि बन गई है। उस टाइम पे 2007 में इतना प्रॉपर कवर्ड नहीं होता था, और हर रोज सुबह वहाँ की साफ सफाई होती थी। तो मेरे फादर भी गए हुए थे उस दिन, 2007 में एक दिन सुबह। और हमारा क्या था कि मैं और मेरी वाइफ, हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग फैमिली प्लान कर रहे थे, लेकिन एक आध बार मिस कैरेज हो गया था। एक बार लास्ट स्टेज में आके प्रेगनेंसी में मतलब वो प्रॉब्लम हो गई थी, कॉम्प्लिकेशन हो गई थी। तो 2007 में हम एक्चुअली बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। 2006 में एक्चुअली शिफ्ट हो गए थे। और 7 की बात है जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी, तो मेरे फादर एक दिन सुबह गए थे वहाँ पे सेवा के लिए। और सेवा के टाइम पे जब वो साइड में खड़े हुए थे, तो उनके पास एक कोई, जैसे कि कोई आदमी आया उनके पास और उनको हाथ में कच्चा अमरूद देके चला गया। और जब तक उन्होंने हाथ में देखा क्या है और ये कौन आदमी था, उन्होंने मुड़ के देखा तो कहीं कुछ पता नहीं चला कि कौन आदमी था, कौन देके गया और कहाँ चला गया वो आदमी। तो उसको भी मेरे फादर ने बस ये ऐसे ब्लेसिंग समझ के अपने हाथ में रख लिया, और इमिडिएटली उनके मन में यही ख्याल आया कि ये जरूर मतलब मेरी वाइफ के लिए ये कोई ब्लेसिंग है, क्योंकि उस टाइम पे शी वाज ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग, एंड बिकॉज पहले काफी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया था। तो मेरे फादर ने सोचा कि जरूर मेरी वाइफ के लिए ही कुछ ब्लेसिंग है, इसीलिए इसको हम बॉम्बे भिजवा देते हैं किसी तरह। इस ये जो अमरूद है, जो एक ये ब्लेसिंग है गुरुजी की तरफ से, इसको किसी तरह हम बॉम्बे भिजवा दें ताकि ये उनके पास रहे और उन्हीं के लिए है ये ब्लेसिंग। तो लकीली क्या हुआ, उसी दिन सेम डे मेरे फादर इन लॉ भी वापस आ रहे थे दिल्ली से बॉम्बे। और ऐसा मतलब कोऑर्डिनेट ऐसा हुआ और टाइमिंग ऐसे मैच हुआ कि उनको एयरपोर्ट के रास्ते में मिलके उन्होंने ये जो कच्चा अमरूद था, मतलब नॉट फुल फ्रूट जो होता है वैसा नहीं, कच्चा छोटे साइज का अमरूद था ये, ग्रीन कलर का। ये मेरे फादर इन लॉ को दे दिया और वो हमारे लिए वो बॉम्बे लेके आ गए। और उसके बाद से जो मतलब जो प्रेगनेंसी का जो 6-7 महीने का जो पीरियड था, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ, और बिल्कुल स्मूथली पूरा टाइम निकल गया। और हैरानी की बात यह है कि ये जो कच्चा जो अमरूद था जो ग्रीन कलर का था, वो थ्रू आउट ये पूरे टाइम पीरियड में वैसा का वैसा ही रहा। ना जैसे वो खराब हो जाता है, कोई भी फ्रूट होगा या फल होगा, सब्जी होगी, जैसे काला हो जाता है, ड्राई हो जाता है, ये कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। और हमने इसको संभाल के रखा। हमने पहले तो शुरू में मतलब अपने तकिए के नीचे रखा ताकि पास में रहे और ब्लेसिंग मिलती रहे। और जब बच्चे हमारे पैदा भी हो गए तब भी वो वैसा का वैसे ही था। फिर हमने उसको मंदिर में रख दिया, तब भी वैसा का वैसा रहा। और कई सालों तक ये जो कच्चा अमरूद था ग्रीन कलर का, वैसा का वैसा ही रहा। और मेरे ख्याल से 5-6 साल के बाद जाके हम एक टाइम पे अपना घर शिफ्ट कर रहे थे। रेंटेड फ्लैट था हमारा बॉम्बे में, मलाड में। वहां से हम जब शिफ्ट कर रहे थे, तब शिफ्टिंग के टाइम उससे थोड़ा टाइम पहले हमने थोड़ा नोटिस करने लगा कि वो वैसा सेम ग्रीन कलर का कच्चा अमरूद नहीं रहा है वो, और वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है, थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश होने लगा था। तो फाइनली वो बिल्कुल ही एक टाइम पे हमारे शिफ्टिंग से थोड़ा टाइम पहले वो बिल्कुल ब्राउन ब्लैक सा हो गया था, जैसे कि मुरझा जाता है और ब्राउन से हो जाता है फ्रूट, वैसा हो गया था। और शिफ्टिंग के टाइम पे जब हम घर शिफ्ट कर रहे थे, तब पता नहीं कैसे वो मतलब या तो वो जैसे वो मूवर्स एंड पैकर्स आते हैं, उनकी कुछ बेध्यानी से या हमारी गलती से हमने शायद ठीक से संभाल के नहीं रखा या क्या हुआ, वो मिला ही नहीं हमें। वो मतलब
पता ही नहीं चला हमें कि वो कहाँ चला गया। किसी ने मतलब बेध्यानी में ऐसा तो नहीं हुआ किसी काम वाले ने उसको हटा दिया या फेंक दिया, कुछ पता नहीं। हमने सबसे पूछा, किसी ने हटाया, किसी ने रखा कहीं, कुछ पता ही नहीं चला वो कहाँ चला गया और क्या हुआ उसका। तो मतलब ब्लेसिंग इसमें यह है कि जितना टाइम उसको हमारे साथ रहना था, जितने टाइम तक उस चीज की ब्लेसिंग थी, गुरुजी की ब्लेसिंग थी थ्रू वो फ्रूट के थ्रू, स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। फिर बच्चे हमारे छोटे थे, प्रीमेच्योर बॉर्न हुए थे, तो बहुत शुरू शुरू में काफी प्रॉब्लम होती थी। और बट 4-5 साल के बाद बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए थे और सब ठीक था, हेल्थ भी उनकी ठीक थी, सब एवरीथिंग वाज ओके। एंड हमें अब लगता है कि वो एक टाइम था जबकि हमें शायद गुरुजी की ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और थ्रू दिस मीडियम हमें गुरुजी ने हमें इस तरह से ब्लेस किया। और फिर जब टाइम वो निकल गया तब ऑटोमेटिकली ये चीज भी, ये फ्रूट भी चला गया। एक सत्संग मैं और सुनाता हूँ, ये है 2016 का है ये सत्संग। हम लोग गुरुजी के मंदिर आए हुए थे, मुंबई मंदिर में, कांदिवली में। और ऐसे ही सत्संग चल रहा था और एक आंटी थी और बहुत भीड़ थी उस दिन। हम मतलब मेन जो हॉल है वहां पे नहीं थे, शायद हम साइड वाले एरिया में कहीं बैठे हुए थे। और सिर्फ मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, मतलब स्पीकर्स के थ्रू ही मैं सत्संग सुन पा रहा था। और कौन आंटी थी वो मुझे मालूम नहीं, बाद में भी पता नहीं चला कि किसने वो सत्संग किया। लेकिन वो जो आंटी ने जो सत्संग किया था, वो सत्संग एग्जैक्टली जो मेरे साथ हो रहा था उस टाइम पे, वो सेम स्टोरी सुना रही थी वो। तो वो आंटी ने जो सत्संग किया था वो ये कुछ ऐसा था कि उनके हस्बैंड किसी कंपनी में काम करते थे और फिर उन्होंने जॉब छोड़ दी। और छोड़ी थी ये सोच के कि एक नई जॉब उनको मिलने वाली थी, उनको मिली नहीं। और फिर फाइनली 4-5 महीने तक उनके पास जॉब नहीं थी। और फाइनली गुरुजी की ब्लेसिंग से जब उनको जॉब मिली तो वो बिल्कुल एक तरह से, एक जिसे कहते हैं ड्रीम जॉब थी। मतलब काम बहुत अच्छा था, उनको बहुत मतलब जिस तरह का काम चाहते थे उनको वैसे ही काम मिला, और जिस तरह की कंपनी में चाहते थे उनको वैसे ही मिला। तो मैं जब ये सुन रहा था सत्संग में, मेरे को बस यही फीलिंग हो रही थी, ये तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं पहले किसी कंपनी में काम करता था और जहाँ मैं खुश नहीं था बिल्कुल। और मैंने जॉब छोड़ दी वहां से, और 4-5 महीने हो गए थे और मेरे को नई जॉब नहीं मिल रही थी। एंड वो उस टाइम पे मैं जब सुन रहा था, मेरे को लग रहा था ये जरूर किसी तरह की, मतलब मेरे को एक मैसेज मिल रहा है कि मेरे को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ ब्लेसिंग शायद हो जाएगी और मेरे को भी अपनी मनपसंद जो जॉब है वो मिल जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। और ये सत्संग सुनने के शायद कुछ मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते के बाद की बात है, फरवरी या मार्च 2016 की शायद बात है। मेरे को जॉब जो मिली, उस जॉब के लिए जैसे नॉर्मली हर जॉब में आपको पहले एक इंटरव्यू देना होता है। आपसे कुछ कोई पूछेगा, कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ आपका असेस करेंगे कि आपको ठीक से काम आता है नहीं आता है, आपको कितना एक्सपीरियंस है। मेरे को ये जो जॉब मिली ये विदाउट इंटरव्यू मिली। मतलब मेरे को लिटरली फोन पे बोला गया कि आपको ये हम जॉब ऑफर कर रहे हैं, ये इतनी सैलरी होगी, और आप बताइए कब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मेरा जो बॉस जिसको मेरे को रिपोर्ट करना था, वो मेरा जानकार था। मैं काफी टाइम से उनको बोल रहा था कि मेरे को अगर कुछ आपकी कंपनी में कुछ हो तो मेरे को मेरे लिए कुछ बताइएगा। लेकिन ये भी नहीं था कि मतलब नई कंपनी और बड़ी कंपनी थी ये, इसमें कि हर कंपनी का प्रोसेस होता है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है कि आपको इंटरव्यू लेना है। कई जगह दो इंटरव्यू होते हैं, तीन राउंड होते हैं इंटरव्यू के। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को फोन आया, ईमेल आई, कंफर्मेशन हो गया कि आपको ये जॉब दे रहे हैं, इतनी सैलरी होगी और ये रोल होगा आपका। वो एग्जैक्टली जिस तरह से उन आंटी ने मंदिर में सत्संग सुनाया था, वही चीजें लिटरली रिपीट हुई। जो मेरे को रोल मिला वो मेरे को बहुत पसंद था, मेरे को उसी टाइप का काम करना था। मैं जो मेरे जो मैनेजर थे उनके साथ मेरा अच्छा रैपो था, तो उनके साथ काम करने में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और
विदाउट एनी प्रॉब्लम मेरे को ये नई जॉब मिल गई। फिर उसके बाद एक और सत्संग सुनाता हूँ, ये दिस इज द मोस्ट रिसेंट, अभी लास्ट ईयर का ही है। 2019 में सेम कंपनी मैं जिसमें मेरी नई जॉब लगी थी 2016 में, 2019 में मैं बहुत टाइम से एक्चुअली सोच रहा था कि मुझे दिल्ली शिफ्ट होना चाहिए, और मेरा एक बहुत मन था कि हम वापस दिल्ली जाएं। हम ओरिजिनली दिल्ली के रहने वाले हैं, तो वापस दिल्ली जाएं, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं। और एक पर्टिकुलर कंपनी थी जहाँ पे मैं चाहता था कि मेरे को वहीं पे शायद अगर मौका मिले, तो वो एक डिफरेंट इंडस्ट्री थी, मैं चाहता था उसी कंपनी में मैं काम करूं। 2019 में ऐसा ही हुआ कि जहाँ मैं चाहता था वहीं से मेरे को जॉब ऑफर आया, और वहीं से ऑलमोस्ट नो इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग। ये जरूर था कि टाइम थोड़ा लगा, क्योंकि हर कंपनी में जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस होता है एक इंटरव्यू लेने का और नए किसी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, तो वो प्रोसेस जरूर हुआ, लेकिन कोई हर्डल नहीं था, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन मेरे को जिसके साथ काम करना था, जिस तरह का काम करना था, जिस कंपनी में काम करना था और जिस शहर में काम करना था, एग्जैक्टली वही वैसा ही हुआ। और ब्लेसिंग इतनी ज्यादा ये बड़ी है, क्योंकि जो कंपनी मैंने 2016 में ज्वाइन करी थी और 2019 में चेंज करी, छोड़ी वो कंपनी आज उसकी कंडीशन इतनी खराब है फाइनेंशियली कि वो आज मतलब लिटरली एम्प्लॉयज के सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं। और इतना मतलब बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की, और इतना शुक्राना गुरुजी का कि मेरे को उस कंपनी से टाइमली, मतलब इससे पहले कि उस सिचुएशन उस कंपनी की खराब होती, उससे पहले मेरे को वहां से निकाल के दूसरी कंपनी में जॉब दिलवा दी। ये नई कंपनी, नया रोल, जिस तरह का मेरा मन था, एस्पिरेशन थी मेरी कि इस तरह की कंपनी में मेरे को काम करना चाहिए, वैसा ही हुआ। और बिल्कुल मतलब जैसा मैंने चाहा था वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। तो एक बार फिर शुक्राना गुरुजी, एंड बहुत बहुत शुक्राना, एंड थैंक यू फॉर दिस ओकेजन कि मैं सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, एंड थैंक यू। जय गुरुजी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उषा सिंह आंटी से कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। आज मैं अपने कुछ क्षण गुरुजी के साथ फिर वैसे ही शेयर करूंगी जैसा गुरुजी मुझे प्रेरणा देंगे। तो सबसे पहले आज अभी एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुन रही थी, एक नई संगत यंग लड़की होंगी, उस समय जब गुरुजी से मिली थी तो मुझे एकदम से अपनी छोटी बेटी की याद आई, जब हम लोग सिंगापुर से 98 में गुरुजी ने बुलाया। और कभी कभी कल रात में मैं बैठ के सोच रही थी कि ये कैसे सब कुछ ऐसे ड्रीम की तरह मुझे लग रहा था कि 1977 में मैं यहाँ आई, यूएस आई। मेरे हस्बैंड और भी पहले से थे, यहाँ थे, पढ़ाई कर रहे थे, और यहीं मेरे बच्चे हुए, सब कुछ यहीं हमने घर बनाया, सब कुछ जाते थे इंडिया, विजिट करते थे, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से सब बच्चों को उसी हिसाब से सबको पाल रहे थे। उस समय बड़ा अच्छा टाइम था, ना टीवी था, ना मीडिया था, ना कुछ था, ना स्मार्टफोन। तो बच्चे बहुत सरल ढंग से पल गए थे बच्चे, और यहाँ पे ज्यादा इंडियंस भी नहीं थे उस समय। और एज पेरेंट्स काफी हम लोगों को ध्यान देना पड़ता था। मैं घर पर ही थी, मैं काम नहीं करती थी, इसी वजह से कि मुझे लगता था एक सही बच्चे को रास्ता दिखाना सबसे बड़ा जॉब है एक माँ का, बजाय बच्चों को छोड़ करके कहीं बाहर काम करें। वो बात दूसरी कि मेरे बच्चे तो अभी काम कर ही रहे हैं बाहर, पर वो टाइम बहुत डिफरेंट था, आज का टाइम डिफरेंट है। उस समय इतना ज्यादा वो सब नहीं था, और यूएस में इंडियन चीजें नहीं थी उस समय 1977 में। और अगर आप अपनी संस्कृति संजो कर रखना चाहते हैं तो हम एज पेरेंट्स हमें बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मैं सोचती हूँ ये सारी प्रेरणा उस समय गुरुजी हमारे साथ थे। कल मैं ये बैठ के बहुत सोच रही थी इसके बारे में कि गुरुजी कैसे कैसे उन्होंने आके हमारी मदद करी है। हम सोचते हैं कि हम 98 में मिले, या हम एक तारीख तय करते हैं कि उस समय गुरुजी ने हमें बुलाया, हम मिले। पर मैं जब देखती हूँ तो मेरी तो पूरी जिंदगी और सबकी जिंदगी, कितना ब्यूटीफुल सत्संग मैं सुन रही थी कि किस तरह से गुरुजी आपको
आप कब से जुड़े हैं हमें नहीं मालूम। जब जब हमें इतनी ठंडी हवा, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते थे, हमारे काम ब्यूटीफुली सरलता से, जो हमारी कोई उसमें काबिलियत नहीं होती थी और सब चीजें होने लगी थी, कौन करता था? ये उनकी शक्ति थी, वो हमेशा साथ में थे। वो हम दूसरी चीज पूजा पाठ में सोचते थे कि ऐसे हो गया, पर एक बार जब गुरुजी से मन लग जाता है उसके बाद गुरुजी सब कुछ दिखा देते हैं कि मैं ही था उस समय, मैं ही था और कोई नहीं कर सकता है ये। तो यही मैं जर्नी बता रही थी कि किस तरह से सब चीजें होती रही, ऊपर नीचे, काफी उतार चढ़ाव। आप जानते हैं अकेले अगर कोई कपल आते हैं उस समय तो इतना कुछ था भी नहीं, और किस तरह से हम लोग ने अपना घर बनाया, किस तरह से बच्चे एक फैमिली को एक संजो करके रखने की कोशिश करी। और उसके बाद अचानक ही मेरे हस्बैंड कहने लगे कि हम लोगों को सिंगापुर मूव करेंगे, क्योंकि उनका बहुत मन था कि एशिया पैसिफिक में रहें और बच्चों को भी वहाँ पालें थोड़ी दिन, और वो इंडिया के पास होंगे तो उनको ज्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की और अपनी संस्कृति की, अपने इंडिया के बारे में ज्यादा उनको पता चलेगा। और यहाँ तो बच्चे सीख चुके हैं जो सीखना है, तो हमें थोड़े दिन के लिए वहां रहना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी बड़ी बेटी उस समय खाली 11th में थी और 12th में यहाँ कॉलेज का प्रिपरेशन होता है। सोचिए उस समय मिडिल ऑफ द ईयर जनवरी में हम सारे 6 लोग, मेरी 3 बेटियां और छोटा बेटा 6 महीने का था, और किस तरह से मैं सोच रही थी ये ऐसे नहीं हो सकता है कि हमने चाहा हुआ हम मूव कर गए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस समय बहुत मुश्किल टाइम था और जड़ें इतनी मजबूत हो जाती हैं और वहां से आप उखाड़ करके किसी और देश में जाके वो करना। और इस समय छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे आपके सब कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, छोटे, किस तरह से उनको यूएस में पले बढ़े और उनको आप उठा के एकदम से दूसरे कंट्री में ले गए एशिया में, तो कितना उनको भी फर्क पड़ता है। पर मैं कहती हूँ कि ये गुरुजी ने ही संभाला था और उनका ही बुलावा था, और किस तरह से हम लोग वहां गए, 96 में मूव करे। एंड व्हेन आई लुक बैक, मैं गुरुजी को हमेशा मन ही मन धन्यवाद ही देती हूँ कि गुरुजी उस समय हमें नहीं मालूम था आपको, पर आप हमेशा थे हमारे साथ। आप जब से सांस लिए उससे लेकर के आज तक भी आप सांस में, आगे भी आप हमें हमेशा साथ रहेंगे। कभी रियलाइज नहीं होता है कि हम अकेले हैं। तो ऐसे ही गुरुजी ने किस तरह से वहां बुलाया और बच्चे वहां अपनी संस्कृति में पढ़ने लगे और हम इंडिया बहुत जाने लगे। इतना आसान था जाना 4 घंटे का। और ऐसे ही गुरुजी का जब बुलावा आया 98 में, और प्रॉब्लम से गए ना, क्योंकि मेरी बेटी को आस्थमा था, पर उस प्रॉब्लम को मैं सर आंखों पर लेती हूँ कि हमें उस प्रॉब्लम से ही गुरुजी के दर्शन करने को मिले। ऐसा कितना अच्छा भाव रहा होगा। और जब गुरुजी के साथ जुड़े तो बच्चे भी सारे जुड़ गए थे, क्योंकि उनको बचपन से ही पूजा पाठ, ये एक टाइम बनाया था हमने कि 7 बजे, हम यूएस में कहीं भी रहते थे, 7 बजे एक टाइम था कि हम सब इकट्ठा बैठ करके पहले ये पाठ करेंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो बचपन से ही बच्चों को ये मालूम था, तो उनको वो बैकग्राउंड मिला हुआ था, और ऐसे किस तरह से ध्यान में बैठते हैं, क्या करते हैं। तो जब गुरुजी से जुड़ना हुआ, मुझे लगता है कि गुरुजी ने वो सारा कुछ पहले से बैकग्राउंड सेट करा हुआ था, क्योंकि हम एज पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना मुश्किल होता है पेरेंट्स को, वो भी उस टाइम में जो कुछ भी ऐसा नहीं था, ना मंदिर था ना कुछ था, घर में ही सब सिखाना पड़ता था। बच्चों के बाहर की डिफरेंट अपब्रिंगिंग होती थी, डिफरेंट एटमोस्फेयर होता था, उसको बैलेंस करके रखना। तो ये किसने किया? ये गुरुजी ने किया। मैं जब जब सोचती हूँ, मैं इतना थैंक्स करती हूँ गुरुजी कि आपने वो दिशा दिखाई, आपने संभाल के एक परिवार को एकदम परिवार को इतने प्यार से आपने शुरू से लेके अब तक आप रख रहे हैं गुरुजी। और एक एक कण से, अपने एक एक श्वास से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। मतलब ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं गुरुजी के लिए, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि इतना उन्होंने दिया है और दे रहे हैं, और जो ना भी दिया है, जो उतार चढ़ाव है, उसमें भी बहुत बड़ी सीख दी है। क्योंकि हर घर में, हर परिवार में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, चाहे आप गुरुजी से जितना जुड़े हों, पर ये गुरुजी आपको शक्ति देते हैं और आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाते हैं और आपको मेहनत कराते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, गुरुजी आपको नहीं हेल्प करेंगे। ये नहीं कि हम बैठ जाएं और सोचे गुरुजी मेरे सारे काम कर दें, हम बीमार हैं, हम दवाई ना खाएं, डॉक्टर के ना जाएं, सोचे गुरुजी ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं है। आपको दवाई खानी होगी, आपको डॉक्टर के जाना होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको अच्छा खाना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, सैर करनी होगी,
सारी चीजें गुरुजी कहते थे। तो ऐसे एक क्षण मुझे याद आया जो अभी सुना था, एक छोटी उस समय टीनेजर रही हो जो भी अभी शेयर किया था थोड़ी देर पहले, तो मेरी बेटी का याद आया। मेरी सबसे छोटी वाली, मेरी 3 बेटियां, तो ये सबसे छोटी वाली बेटी जो है उस समय 11 साल की हो गया, आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक सो। तो वो गुरुजी से देख करके वो उसको इतना प्यार हो गया था गुरुजी से, और उसने कहा माम मैं वहां जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहां पे सब लोग सब इंडियन कपड़े पहनते हैं। और उस समय सही बात है, बहुत इंडियन कपड़े, सारे बच्चे भी इंडियन कपड़े पहन के आते थे। तो वो कहती है मैं ये जीन्स वीन्स कुछ नहीं पहनूंगी, मुझे आप सूट चल के खरीदवाइए और मैं सूट पहन के बिंदी लगा के मैं जाऊंगी गुरुजी के दरबार में। तो वह ऐसे ही चाहती थी, और गुरुजी उसको देख के बड़े खुश होते थे। गुरुजी तो बड़े ट्रेडिशनल इस मामले में रहे हैं कि आपको बहुत सौम्य होके, आप भगवान के दरबार में जा रहे हैं, आप सौम्य होके जाइए, तैयार होके जाइए। उनके देखो हम मंदिर में जाते हैं, सर ढक के जाते हैं और प्यार से जाते हैं, नहा के जाते हैं और साफ कपड़े पहन के जाते हैं, जूते बाहर उतार के जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। वैसे ही गुरुजी भगवान है, ऐसे ही सारे लोग इसी प्रकार से आते थे वहां पर। तो वो भी ऐसे ही जाती थी। और वहां जब उसे पता चला कि यहाँ पे गुरुजी अंतर्यामी हो, हमारे थॉट्स भी गुरुजी रीड कर लेते हैं, तो वो थोड़ा घबरा गई। तो मुझे आज भी याद है वो उस समय, आई थिंक शी वाज 13, क्योंकि मेरा काफी 8-10 साल गुरुजी के साथ जो बीता है, बच्चे भी जाते थे, तो उस समय शायद शी वाज 13 और 14, टीनेजर हो गई थी। और एक दिन मेरे से कहती है माम आई गेट वेरी, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि सब लोग कहते हैं आपके थॉट्स भी गुरुजी पढ़ लेते हैं, तो थॉट्स तो हमारे तरह तरह के आते हैं, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वहां बैठ करके। एंड आई गेट वेरी, मुझे लगता है गुरुजी गुस्सा ना हो मेरे से। तो मैंने उससे कहा कि बेटा जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे हो वैसे ही जाओ, तुम अपने को कोई भी पुश नहीं करो, बस गुरुजी के दरबार में जाओ, वही सब कंट्रोल करते हैं। तो एक दिन की बात है, जब वापस हम आ रहे थे तो मेरे से उसने ये बात कही जो मुझे बहुत ही टच कर गई। तो एकदम से कल रात में मुझे गुरुजी ने वो याद दिलाया। तो वो कहती है माम वहां बैठ करके मैं सोच रही थी कि मेरे इतने थॉट्स आ रहे हैं, मैं कैसे करूं, अच्छे भी बुरे भी सब आते हैं तरह तरह के, तो मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करूं कि खाली अल्फाबेट्स ही पढ़ती जाऊं मन ही मन, और वो बैठ के ABCD ही वहां बैठ के पूरे टाइम पढ़ती रहती थी मन ही मन, कि कोई थॉट आएगा ही नहीं उसको। तो उसने जब मुझे बताया वापस आते समय रास्ते में, तो मुझे बहुत हंसी आई और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि देखिए छोटी सी बच्ची प्रयत्न तो कर रही है, और कितना अच्छा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि किस तरह से भी हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, अपने थॉट्स को वश में कर सकते हैं। तो ये कौन करता है? ये गुरुजी की तरफ आप एक कदम बढ़ाओ तो गुरुजी आपको उसी हिसाब से, आपको बच्चे की तरह या आपको बड़े की तरह जैसे भी हो, गुरुजी अपने वे में, सारे बच्चों को भी गुरुजी प्यार से समझा देते थे, कभी किसी को टोकते नहीं थे, ये नहीं करो वो नहीं करो। पेरेंट्स को कहते थे बच्चों को ठीक से रखो। मुझे याद है मेरा बेटा छोटा वाला जैसे बड़ा हो रहा था तो कभी कभी बड़ा शरारती हो गया था, और मुझे समझ नहीं आता, मेरे हस्बैंड बहुत ट्रैवल करते थे और कभी कभी वो गुस्सा हो जाता था, और मेरी बेटियां ऐसी नहीं थी, बड़ी सरल थी, तो मैं थोड़ा चैलेंज हो गई थी कैसे इसको करूं। तो एक बार मुझे याद है गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहने की क्या हाल है, कैसा है मुंडा, ये सब पूछने लगे। उस समय वो रहा होगा 10 साल का। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं मेरी बात नहीं सुनता है, बहुत दुष्ट हो गया है, मतलब ऐसे मेरे मुंह से निकला। तो गुरुजी हंसने लगे और गुरुजी ने मुझे एक सीख दी जो मुझे, मैं आज तक वो फॉलो कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरी तरफ बहुत क्लियरली कहा कि तू उन्हों पीछे ना पढ़ा कर, क्योंकि दैट वाज ट्रू एज अ मदर। अब लड़कियां बड़ी हो गई थी, मेरा फोकस उस पर था, मैं दिन रात उसको कहती थी ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। एंड गुरुजी न्यू एवरीथिंग। गुरुजी तो आपको देख रहे हैं, चाहे आप जहां भी हो, उनकी आंखें आप पर हैं, हर एक संगत पर है, भगवान है गुरुजी। उन्होंने कहा तू उन्हों पीछे ना पड़ा कर, बड़ा चंगा मुंडा है, बड़ा सियाना है, पर तू पीछे ना पड़ा कर। एंड मैं अपने को एकदम चुप हो गई, मैंने कहा जी गुरुजी जो हुक्म। एंड उसके बाद मैं उसको कुछ भी नहीं कहती थी। मेरे हस्बैंड सरप्राइज थे कि क्या हो गया तुमको, वो कुछ भी कर रहा है तुम मना नहीं करती। मैंने कहा कि आप उसको प्लीज मना करिए, क्योंकि गुरुजी ने कहा हुक्म है, मुझे कहा है तो पीछे ना पड़, मैं एक बार कह देती हूँ, दैट्स इट। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल।
इट वाज सो ब्यूटीफुल कि कोई टेंशन ही नहीं है। जब आप एक गुरुजी आपको एक मंत्र दे देते हैं, एक सेंटेंस कह देते हैं, आप उसको अगर फॉलो करो तो ही इज इन कंट्रोल, राइट? हमारा उसका कुछ नहीं है। तो गुरुजी कितने ब्यूटीफुली हमें आ करके हमारे एवरीडे प्रैक्टिकल लाइफ में, गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। ऐसा गुरु थोड़ी ना है कि आपको कह दें ये मंत्र करो और तुम ये पूजा करो, ये पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा, और जो है ये ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी नहीं कहते थे। गुरुजी तो हमारे लेवल में आके हमारे परिवार के सदस्य होके, बड़े ऐसे फादर होकर के हमें कितनी अच्छी उन्होंने सीख दी है कि बच्चों के पीछे ना पड़ो प्लीज, आप बहुत जरूरी है। आजकल तो इतना स्ट्रेस है सब जगह, मैं इतना देखती हूँ। गुरुजी कहते थे ऐसे जैसे बच्चे रेत आप हाथ में लेते हो और आप उसको कस के पकड़ते हो तो रेत क्या होगी, आपकी उंगलियों से फिसल जाएगी ना। तो आप उसको अगर बैलेंस करके रखो तो वो आपके हाथ में रहेगी। ऐसे बच्चों के साथ है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अब तो मैं ग्रैंड मदर हो गई हूँ, पर ये बातें गुरुजी ने सिखाई, मुझे नहीं मालूम थी, ये गुरुजी ने मुझे सिखाया है। एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ जो मैं फॉलो कर रही हूँ। सबसे प्यार करो, किसी को जज नहीं करो, जो जैसा है उसको ऐसे एक्सेप्ट करो, गुस्सा नहीं करो, जेलसी नहीं करो। ये गुरुजी ने सिखाया है, क्योंकि हम तो इससे भरे हुए हैं। अभी भी होता है पर वो एक क्षण के लिए होगा, फिर अपने को ठीक करना पड़ता है, क्योंकि वो आप गुरुजी के विरुद्ध जा रहे हो, उनकी टीचिंग के विरुद्ध जा रहे हो। तो आपको चेक करना पड़ता है, मुझे भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि आता है गुस्सा, ये तो हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है। पर एक चीज है, मैंने सोचा है कि मैं एक ही बात पर कभी गुस्सा नहीं होंगी, मैं डिफरेंट बात पे गुस्सा होंगी। मैं अपने हस्बैंड को भी यही कहती हूँ कि गुस्सा नई बात पर होना चाहिए, पुरानी बातों में नहीं। तो ये गुरुजी इतने ब्यूटीफुली और इतने ह्यूमरस वे में उन्होंने ये सिखाया है किस तरह से हमें अपनी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, क्योंकि हमारे बहुत चैलेंजेस हैं एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ डॉटर। कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। गुरुजी ने उसको इतना प्यारे ढंग से बताया है कि किस तरह से बच्चों के साथ रहो, पेरेंट्स की देखभाल करो, पेरेंट्स को पहले देखो फिर मेरे पास आओ, क्योंकि पेरेंट्स की सेवा करना भगवान की सेवा है, गुरुजी कहते थे। उनको निग्लेक्ट नहीं करिए। आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वही बात बार बार करते हैं, भूल जाते हैं, उनको आप नहीं दुत्कारिए, उनको प्यार से हाथ पकड़ करके, खाली वो प्यार चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, आपका टाइम थोड़ा चाहते हैं। ये सारे गुरुजी की सीख है, ये मेरा कुछ कहा हुआ नहीं है, जो वहां बैठ करके देखा है मैंने, सीखा है गुरुजी से, वही मैं बता रही हूँ। और ऐसे ही दौर चलता रहा, और किस तरह से गुरुजी इतना, जो गुरुजी से इतना लगाव हो गया, मेरा मन नहीं लगता था। मैं चाहती थी वहीं एम्पायर स्टेट में मुझे एक कमरा गुरुजी दे दे और मैं वहीं रहने लगूं, पर मैं शर्माती थी, मैं किसी से ये बात करती नहीं थी, अपने मन में रखती थी, पर रियली मेरी बहुत अंदर से इच्छा थी। तो गुरुजी जानते हैं ना, वो तो थॉट भी जानते हैं। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तू ना मैं सिंगापुर संगत भेजूंगा, तो उन्होंने ना अपने घर ले करके एयरपोर्ट से ले जा और सत्संग कर, लंगर खिला और फिर घुमा। मतलब गुरुजी ने मेरा लाइफ पर्पस दे दिया, जबकि मैं वहां शिफ्ट होने वाली थी, मैं वहां रहना चाहती थी। गुरुजी को मालूम है, वो कहते थे ना तू कुड़ियां दा ब्याह कर, वो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अंकल की सेवा कर, वो सारी चीजें गुरुजी ने इतनी क्लियरली बताई और मुझे नई दिशा दी, क्योंकि मेरा मन एकदम मुड़ गया था। मैं ये कुछ नहीं करना चाह रही थी, मैं चाहती थी वहीं रह जाऊं। पर देखिए कितनी जगह ऐसे गुरु होते हैं, वो कहते हैं हाँ मेरे पास आ जाओ, मेरा ये काम करो। ऐसे गुरु नहीं है, ये प्रैक्टिकल गुरु हैं। वो हर एक संगत को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? कभी उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि तुम अपने अंकल को या अपने बच्चों को छोड़ के या अपने पेरेंट्स को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। ये सीख गुरुजी ने उस दिन दी, जिस दिन नोएडा में गुरुजी आए थे मेरे पेरेंट्स के यहाँ, मेरे फादर के यहाँ। मुझे आज भी एक एक स्मॉल डिटेल तक याद है। तो मुझे याद है जब वो जाने लगे थे, कार में बैठने लगे थे गुरुजी, और उस दिन संडे का दिन था, और जब हम लोग सिंगापुर से आते थे, कभी हो ही नहीं सकता था, जितने दिन गुरुजी बैठते थे हम वहीं जाते थे। सबको मालूम था, कोई कुछ नहीं कहता था मेरे फैमिली में। और उस दिन संडे था, दिन में आए थे गुरुजी। तो जैसे गुरुजी को प्रणाम करने लगे, वो कार में बैठे, उनका पैर छुआ हम दोनों जन ने, मेरे हस्बैंड ने, मैंने। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा आज ना संगत में आने की लोड़ नहीं है,
तेरे बहुत रिश्तेदार आए हैं, तो बैठकर इनके साथ एंजॉय कर। देखिए गुरुजी ने, उनको मालूम है कि हम आएंगे जरूर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम लोग रोज हमेशा जाएंगे गुरुजी के दरबार में, जब जब हम वहां रहते थे, चाहे हमारे घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, गुरुजी को मालूम था। तो गुरुजी ने कितनी बड़ी सीख दी, सारे संगत के लिए सीख दी, जो मेरे साथ गुरुजी ने कहा कि तू आज ना आना, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर। तो ऐसा आप कोई भ्रम में नहीं रहे, आप गुरुजी से दिल से जुड़िए। गुरुजी तो प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, वो सीख देने आए थे और हमारी लाइफ ब्यूटीफुल करने आए थे और हमें अच्छा इंसान बनाने आए थे। कोई ऐसे रिचुअल्स में डालने नहीं आए थे, ना अपने को आत्मग्लानी में कि अपने को एकदम नीचा दिखाएं कि हम कितने खराब आदमी, ऐसा भी नहीं है। गुरुजी सबको प्यार करते थे और सबको कहते थे कितने अच्छे हो तुम, और सबको प्यार से रखते थे। हाँ, कभी कभी मेरे सामने, अभी मैंने कई बार शेयर किया किस तरह से डांट देते थे, कोई गुस्सा होके आता था या कोई लड़ाई करके आता था, तो गुरुजी वो भी हमें सीख देने के लिए, संगत को सिखाने के लिए कि ऐसा हमें अपनी लाइफ में नहीं करना है, क्योंकि वो खुद नहीं बोलते थे, कोई प्रवचन नहीं देते थे। तो ऐसे गुरुजी फोन करके कहते थे कि तू ना ऐसे ऐसे मैं भेज रहा हूँ। तो संगत ऐसे आने लगी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्या चाहते थे गुरुजी, मैं बस खुश होती थी कि गुरुजी संगत भेजे तो गुरुजी आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होने लगता था, क्योंकि खुशबू आती थी, फ्रेग्रेंस आती थी, और मैं वो फ्रेग्रेंस मिस करती थी कभी कभी कि गुरुजी के दरबार में फ्रेग्रेंस आएगी जब मैं जाऊंगी। तो गुरुजी अपने आप से फ्रेग्रेंस भेज देते थे संगत के थ्रू, क्योंकि मैं दिल से उनको प्यार करती थी, दिल से मैं वहीं रहना चाहती थी। तो ये गुरुजी समझते हैं, हर भक्त की बात समझते हैं गुरुजी, और वो भेजते थे और इतनी खुशी देते थे गुरुजी, आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ। वो मुझे लगता है कि मेरी ब्लेसिंग्स है वो, मैं कभी वो पल नहीं भूल सकती हूँ जब मुझे खुशी होती थी जब गुरुजी फोन करते थे। दैट वाज द बिगेस्ट जॉय ऑफ माय लाइफ एट दैट टाइम, रियली। मतलब कोई, मुझे सिंगापुर आपको मालूम है, लोग शॉपिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, घूमने आते हैं, आज तक मैं कभी शॉपिंग में गई नहीं वहां पर। जब से गुरुजी मिले तो गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा कि आंटी तो शॉपिंग करने जाया कर। तो गुरुजी तो अंतर्यामी है ना, वो तो देखते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ वहां पर। तो गुरुजी कहते तो शॉपिंग करने जाया कर। मैंने कहा गुरुजी मुझे शॉपिंग अच्छी नहीं लगती, आप सब कुछ है गुरुजी, आपकी कृपा से सब कुछ है, मुझे किसी चीज की लोड़ नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई वो नहीं है गुरुजी, सब कुछ है। कहते हैं नहीं तो ना नया फोन ले लिया कर। फिर गुरुजी कहते हैं तो कौन सी गाड़ी चलाती है? मैंने बताया क्योंकि आई एम नॉट इनटू दैट नेम ब्रांड की ये हो वो हो, हम दोनों जन नहीं है। तो गुरुजी ने कहा अरे नहीं तो ना BMW ले ले आंटी। तो गुरुजी ने कह दिया तो वो हो जाती है अपने आप। किस तरह से? क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि उनकी संगत एंजॉय करे, खुद कहते थे गुरुजी। और एक बार खुद गुरुजी ने मुझे बुलाया, उन्हें मालूम था मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, मुझे तो नेम ब्रांड्स भी नहीं मालूम थे। गुरुजी ने खुद बुला के कहा अच्छा आंटी ऐसा कर तू शॉपिंग जा, और ये कुछ उन्होंने बताया किस तरह के सॉक्स गुरुजी के लिए लाने हैं उस तरह के। कैन यू बिलीव, मुझे तो पता ही नहीं था, ये गुरुजी ने सिखाया है। क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बैलेंस करना चाहते थे मेरी लाइफ, इस तरह से करना चाहते थे कि मुझे एक तरफ मुझे नहीं जाना है। गुरुजी नहीं चाहते थे कि आप खाली गुरुजी में ही लगे रहो, बस आप एंजॉय करो, आप शॉपिंग भी जाओ, मूवी भी जाओ, आप रेस्टोरेंट भी जाओ, आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी कार चलाओ। ये सारी चीजें गुरुजी ने सिखाई हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो ऐसे गुरुजी संगत भेजते थे, क्योंकि मेरी वो आत्मा की पुकार थी, आत्मा की खुराक थी, पुकार थी, जो भी कहो, जो सोल कहते हैं, सोल फूड फॉर द सोल, तो वो मेरे लिए था। देखिए शरीर को तो हम अच्छी खुराक से और एक्सरसाइज से उसकी देखभाल करते हैं, पर आत्मा को हम निग्लेक्ट कर देते हैं, अपनी सोल को हमेशा हम निग्लेक्ट करते हैं। सोल की जो खुराक होती है ना वो दब जाती है, पर जब गुरु जी से हम जुड़ते हैं ना तो वो सारी चीजें उभरने लगती हैं, और जो सोल जो हमारी आत्मा को पसंद है वो हमें महसूस होने लगता है, किसमें हमें आनंद आता है। तो वो गुरु जी के दरबार में बैठ करके समझ में आता है कि हमारी आत्मा की खुराक यही है, सत्संग है, सिमरन है, अच्छे काम करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना। तो ऐसे मुझे इतनी खुशी होती थी सत्संग जब गुरुजी संगत ऐसे भेजते थे। बहुत संगत भेजी गुरुजी ने, मुझे तो कई बार नाम भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं तो खुश हो जाती थी बस देख के चेहरे। और ऐसे जब 2006 में गुरुजी का हुक्म हुआ, वो बहुत सालों से कह रहे थे तो वापस चली जा,
जब बच्चे कॉलेज में यूएस आए तो गुरुजी ने कहा तू वापस जा, कुड़िया था ब्याह कर। फिर मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं नहीं आना चाह रही थी। गुरुजी ने ऐसा बनाया सब कुछ एंड ही 2006 में हम सबको वापस आए, हम सब लोग सियाटल वापस आए। और जिस घर में हम रह रहे हैं ये 98 जून में ही हम लोग एक बार आए थे, तो मेरे हस्बैंड ने ले लिया था क्योंकि इनको व्यू बहुत पसंद था। तो देखिए गुरुजी ने ये घर भी पहले से ये दिलवाया था। वापस आए, इसको रिमॉडल हुआ। फिर मेरे हस्बैंड को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि ये घर जो है, क्योंकि वो पूरा नया बन गया था, ऑन टॉप ऑफ द हिल है, आप उसमें देख सकते हैं, ये गुरुजी का है ना, माउंटेन्स, और आपको लेक दिखती है, स्नो कवर्ड माउंटेन। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ड्रीम में कहा कि इसको ना ऐसे गुरुजी निवास की प्लेट ऐसे लगवानी है और किस तरह से फॉन्ट होना है वो भी दिखाया इतना क्लियरली। ही गॉट अप वन डे एंड ही वाज वेरी एंशियस कि अरे ऐसे करना है, ऐसे गुरुजी का आदेश, बिकॉज ही इज नॉट वेरी ओपन पर्सन, वो शेयर भी नहीं करते हैं बहुत चीजें जो गुरुजी उनको बताते हैं। तो किस तरह से वो हुआ, वो चीज आ गई एंड उसको उन्होंने उसको बाहर लगा दिया गुरुजी निवास, क्योंकि गुरुजी का ये घर है। गुरुजी ने खुद इनको बताया कि ये मेरा घर है, ऐसे किस तरह से लगेगी, कहाँ लगेगी, ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद गुरुजी जब हम यहाँ आए और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी, मैंने बताया आपको मेरे हस्बैंड को सेप्टिसिमिया हो गया था, कैसे वो ठीक हुआ। शिवरात्रि में 2007 में हम अपने सारे बच्चों को और मेरे दामाद जो होने वाले थे उनकी फैमिली, हम सारे लोग गुरुजी के दरबार में गए, ब्लेसिंग्स ली, वापस आए। शादियों की तैयारियां होने लगी, कार्ड हो गए, गुरुजी कार्ड लिख लिख के सबको देने लगे एम्पायर स्टेट में, सारा अरेंजमेंट कर दिया था। और फिर उसके बाद गुरुजी चले गए, उन्होंने चोला छोड़ दिया शादी से पहले। शादी 14 जुलाई की थी, 31 को चले गए गुरुजी। उस समय कितना मुश्किल टाइम था, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था। और ये मेरी बेटी ने कहा था, माम वी कैन नॉट गो विद दिस एनी मोर, आप कैंसिल क्या, आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। और मैंने उसको समझाया कि ये मेरा नहीं है, ये गुरुजी ने खुद कार्ड लिख लिख के ऑलरेडी इनवाइट भेज दिए हैं, वी कैन नॉट डू दैट। तो किसी तरह से जैसे भी हुआ शादी हुई और गुरुजी ने संगत भेजी। और 2006 में जो लास्ट में शिवरात्रि में गुरुजी से मिली थी, 2007 में मैं अकेली थी, सब बच्चे आ गए थे, मैं वहां शॉपिंग के लिए रुकी थी। और जब वापस आ रही थी तो गुरुजी ने मुझे वो रघु राय के नए नए कैलेंडर छपे थे 2007 में, और काफी बड़े बड़े थे। और गुरुजी ने मुझे दिए 20 कैलेंडर और मेरे से कहा कि ये अमेरिका की संगत के लिए है, जिसको मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं मन में सोची वहां तो कोई संगत नहीं है गुरुजी, मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि कोई संगत नहीं थी उस समय यहाँ पर, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और मैंने सोचा इतना हैवी है, मेरा ऑलरेडी ओवर वेट है, शादी की इतनी तैयारियों में ले जा रही हूँ सामान, ये मैं कैसे ले जाऊंगी। तो मैंने सोचा था 1-2 ले जाऊंगी, बाकी यहाँ रिश्तेदारों को दे दूंगी। और गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो उन्होंने पढ़ लिया मेरी बात। और जैसे मैं पलटी उन्होंने कहा नहीं, इतने नहीं देना एक भी, सारे अमेरिका के लिए ले जानी है। मैंने कहा जो हुक्म गुरुजी। वो गई और फिर जिस तरह से जैसे भी हुआ मैं ले आई उसको सब कुछ। और एंड गुरुजी सेड दैट, कहते हैं कि ये अमेरिका की संगत के लिए। तो उन्होंने कहा तो संगत करा दी ना, ये हमारी काबिलियत थोड़ी ना है, या किसी की भी काबिलियत नहीं है। कोई भी ये ना सोचे कि हमने ये सत्संग करा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, मेरे यहाँ इतने संगत होती है, इतने लोग आते हैं, या वो, ये कुछ भी नहीं है। प्लीज, एवरीथिंग अभी भी वैसे ही हो रहा है जैसे गुरुजी का हुक्म है। एवरी जो गुरुजी कहते हैं ना, जो तेरा हुक्म है त्यों त्यों होना। एवरीथिंग, मैं तो जिंदगी भर बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ में एक एक चीज जैसे जैसे हो रही है और जैसे जैसे गुरुजी दिखा रहे हैं, किस तरह से हम जब यहाँ आए, किस तरह से गुरुजी ने वो कैलेंडर दिए और कैसे हमने टांगे उसको। और उसके बाद मेरी जितनी टेंथ थी वो आने लगी और कहने लगी। और गुरुजी ने कहा था जिसको मिलेगा उसका कल्याण हो जाएगा, पर मैं ऐसे देना नहीं चाह रही थी कि जो मेरे गुरुजी की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि आप जब गुरुजी से लगन लगती है तो आप इतना रिस्पेक्ट देते हो कि कोई भी अगर उनको रिस्पेक्ट ना दे तो आप नहीं चाहते हो, आप उनसे अलग हो जाते हो या उनसे बात चेंज कर देते हो। यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग देन। तो ऐसे मेरे साथ हो रहा था और मैंने सोचा किसको दूं, तो ऐसे कैलेंडर लगा दिया दीवार में। और अचानक ही मेरी फ्रेंड्स जब आती थी, जिनकी भी नजर पड़ती थी गुरुजी के ऊपर, और गुरुजी कहते थे ये कौन है, इतने पावरफुल है, कौन है ये।
और पूछने लगते थे लोग, और हम लोग ने सत्संग करना शुरू कर दिया, बताने लगते थे खुश होकर के। और हर साल हम लोग गर्मी में यहाँ आते थे छुट्टियों में थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बच्चे यहीं पर थे, तो 1-2 हफ्ते के लिए यहाँ से फिर गुरुजी के दरबार में जाते थे उनके जन्मदिन पर। तो ये जो है, जितनी फ्रेंड्स थी पंजाबी में, उनको कहती थी, सत्संग करती थी दिन रात। वो कहती थी इसको पागल हो गई है, ये तो इसके पर कोई टॉपिक ही नहीं है, खाली गुरुजी की बात करती रहती है। और मैं उनसे कहती थी तुम लोग पंजाबी हो, तुम जाओ उनके दर्शन करो, दिल्ली जा रही हो, ये मौका नहीं मिलेगा, जाओ तुम, गुरुजी भगवान है, तुम पंजाबी में बात करोगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, 5 मेरे फ्रेंड्स जब गुरुजी अपने चोले में थे, और 5 फ्रेंड्स सियाटल से गई हैं, उनके दर्शन किए। और जैसे ही वो गई, क्योंकि वो मेरी सिस्टर को मैं कहती थी आप लोग लेके जाना, इनको मालूम नहीं बहुत दूर है एम्पायर स्टेट, तो वो मेरी सिस्टर लेके जाती थी, उनकी ड्यूटी थी, तो जैसे ले आती थी उनको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जैसे ही वो माथा टेकते थे और गुरुजी उनका नाम बता देते थे, पूरा नाम बता देते, तो कहते थे हाँ तो सियाटल से आए ना, मतलब ये कैसे हो सकता है। तो गुरुजी ने वो 5 फ्रेंड को पहले से ही ब्लेस कर दिया, उनको दिखा दिया, वो सारे सरप्राइज थे, कैसे हो गया, इतनी ब्लेसिंग्स दी उनको। और गुरुजी ने वो फाउंडेशन पहले से ही बना दिया था, और कैलेंडर दे दिया था, कहा था वहां संगत में देना है, जो वो वहां पर ये संगत के लिए है। तो ये गुरुजी का ही सारा कुछ किया हुआ है। हम जब यहाँ आए, किस तरह से वो सब लोगों ने कैलेंडर लिए, और देखते देखते सारे कैलेंडर चले गए। और फिर किस तरह से जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया और संगत को भेजा शादी में, 15 लोग जो आए, गुरुजी ने खुद इनवाइट किया था। और किस तरह से हम रोज बैठ के ऐसे सत्संग करते थे गुरुजी का, उसके बाद शादी के बाद। और फिर जब और भी संगत थी वो आती थी, तो कहती थी आपके घर से बहुत फ्रेग्रेंस आ रही है, ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है, ये गुरुजी के कैलेंडर से, गुरुजी के स्वरूप से फ्रेग्रेंस आती थी। मैं क्या बताऊं, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता था। आई यूज्ड टू फील लिटिल बिट एम्बैरेस्ड, क्योंकि हम लोग कोई दिखावे में नहीं है कि बहुत जोर जोर से बोले कि हाँ हमारे घर से फ्रेग्रेंस आती है। आई यूज्ड टू फील एम्बैरेस्ड एक्चुअली। मैं तो कभी ऐसे जोर से बोलती भी नहीं थी किसी को कि हाँ ये फ्रेग्रेंस आ रही है, मैं कहती थी ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। और जो है, इतने लोगों ने आ करके इतनी जगह स्मेल करते थे कहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है, क्योंकि आपको सोर्स ढूंढने की सबको क्यूरियोसिटी होती है। तो ऐसे ही होता था। किस तरह से फिर एक ने कहा आप रो के क्यों याद करती हैं, आप गुरुजी को ध्यान में याद किया करिए। कैंडल लेके आए, हम 4 जन बैठ करके थर्सडे को ऐसे बैठ करके सत्संग करने लगे। कुछ भी नहीं, एक फ्रूट रख देते थे, हमें नहीं समझता, क्योंकि उस समय बहुत अकेलापन लगता था, गुरुजी चले गए थे और बहुत ही अंदर से मन दुखी था। किस तरह से फिर ऐसे होने लगा, 2 से 4, 2 से 6, इस तरह से गुरुजी ने जिसको जिसको भेजा। मुश्किल से 1-2 लोगों को मैंने शायद फोन किया होगा, क्योंकि मुझे अंदर से जो आ रहा था, इंस्टिंक्ट मेरे थे। मैं ये नहीं कहूँ कि गुरुजी ने मुझे ये कहा है वो कहा है, मैं ये कभी नहीं कह सकती हूँ कि मुझे गुरुजी ने ये आदेश दिया। आई डोंट थिंक सो। गुरुजी आपको एक प्रेरणा देते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं, और कभी कभी अंतर मन से आपकी जो आवाज आती है, जो सही होता है, वही आपको लगता है यही है सही। उसी से मैंने 1-2 लोगों को जरूर कहा था कि शिवरात्रि मेरे यहाँ आप जरूर आइए। इस तरह से वो लोग आए, पर ज्यादातर लोग सब ऐसे ही आए हैं, अपने से आए, पता नहीं कैसे, वर्ड ऑफ माउथ। ना हमने कोई किसी को बोला, ना फोन किया, ना उस समय स्मार्टफोन था, ना हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप था, ना कुछ भी नहीं, नथिंग। छोटे से घर को गुरुजी ने अपना गुरुजी निवास बना दिया। और लोग आते थे, उनकी बीमारियां ठीक हो रही हैं, उनके बच्चों की शादियां हो रही हैं, उनको जॉब मिल रहे हैं, उनका डिप्रेशन ठीक हो रहा है, उनका डायबिटीज ठीक हो रही है, उनका आर्थराइटिस ठीक हो रहा है। और मैं इतना रोती थी अंदर से। मैं कहती थी गुरुजी आप कहते थे कि ये अमेरिका की संगत के लिए, कैसे आप गुरुजी कल्याण कर रहे हैं सबका, किस तरह से आप अमेरिका भी आ गए गुरुजी, और यहाँ पर जितने दीन दुखी हैं सबको आपने इकट्ठा करा हुआ है गुरुजी, और आप सबका कल्याण कर रहे हैं। जो जो आता था, इट्स अमेजिंग सत्संग। मैं सियाटल संगत को कहूंगी कुछ अपने सत्संग जो लोग शेयर करना चाहते हैं। यहाँ की संगत को भी गुरुजी ने बहुत सौम्य बनाया, ये गुरुजी की कृपा है, क्योंकि उन्होंने बहुत डिसिप्लिन में रखा है। आपको बताया था कि एक बार इतना शोर हो गया था, और हम मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के आगे मत्था टेके, हम दोनों ने माफी मांगी थी, गुरुजी आज माफी दे दो, आज ये आपका सत्संग नहीं था। बहुत बातें हो रही थी गुरुजी, क्योंकि हमने देखा है कैसे सत्संग के रूल्स हैं एम्पायर स्टेट में।
वैसे हमें फॉलो करना चाहिए। और अगर गुरुजी ने आपको आदेश दिया सत्संग के लिए, तो आपको तो मतलब एक एक चीज फॉलो करनी चाहिए। तो उस दिन बहुत ही मुझे अफसोस लगा, हम लोग रो रहे थे किस तरह से रात में गुरुजी ने आके 4 पॉइंट्स बताए और फिर उसी तरह से हम फॉलो करने लगे। और इतना ब्यूटीफुली सत्संग, किस तरह से मंडे को, थर्सडे को, और थोड़े से लोग थे, घर में ही लंगर, सुबह सुबह इतनी खुशी होती थी। उसी दिन सुबह उठ के सारे घर की सफाई करते थे हम दोनों जन, लंगर बनाना, सब करना, इतना अंदर से जोश होता था कि मतलब मैं वो खुशी आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। लोग कहते थे आप थक जानती हैं आंटी, ये वो, मुझे तो उससे ज्यादा खुशी हो ही नहीं सकती है। और भी खुशी होती थी जब लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। मेरे गुरुजी तो मतलब कहते ना, बारी बारी जाऊं गुरुजी पर, रेली बारी बारी जाऊं। किस तरह से गुरुजी ने चोला छोड़ने के बाद भी ऐसी ऐसी लुकीमिया तक बीमारी को ठीक किया। यहाँ पर कितनी कितनी ब्रेन हेमरेज, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसे उस समय मैं डरती थी लोगों को ले जाने में। जब मुझे पता चल गया गुरुजी अपने बॉडी में ले लेते हैं, मुझे लगता था आई वाज पोजेसिव अबाउट माय गुरुजी, आई लव्ड हिम, आई डिडंट वांट हिम टू सफर। वो सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते थे और सफर करते थे, रात भर पेन में रहते थे। कई बार हमने देखा, एक बार गुरुजी ने अपने कमरे में रात में बुलाया था और लेटे थे बेड पर, और एक अंकल उनको चेक कर रहे थे, डॉक्टर अंकल। गुरुजी कह रहे थे मेरी तरफ देखिए, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। वो पल मैं भूल नहीं सकती हूँ। उसके बाद से मैंने प्रण ले लिया था, मैं किसी को भी नहीं ले जाऊंगी गुरुजी के पास। हम सारे अपनी बीमारियां, अपनी प्रॉब्लम्स उनको देते हैं, और गुरुजी तो महाशिव हैं, वो अपनी बॉडी में लेते हैं, पर वो बॉडी में आए हैं तो उनको सफरिंग तो होती है। तो उसके बाद मैं किसी को नहीं ले जाती थी, ना कोई रिश्तेदार, ना फ्रेंड, किसी को भी नहीं बोलती थी, चुपचाप जाती थी। तो उसके बाद गुरुजी तो बॉडी में नहीं है, उन्होंने कहा मैं तो ये बॉडी से मुक्त हो गया हूँ, मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है। तो इतनी उनकी, और भी गुरुजी की इतनी पावर, हीलिंग पावर इतनी फैल रही है दुनिया भर में, हर कोने में। तो ये क्या है, पर एज ए संगत हम क्या कर रहे हैं गुरुजी के लिए, बस यही मैं बताना चाहती थी कि प्लीज आप सब, गुरुजी ने इतना दिया है, दे रहे हैं, और हम सबको गुरुजी बस एक ही चीज कहते हैं कि नीवा होके रहो और सिमरन के लिए टाइम निकालो, क्योंकि ये सिमरन हमारी आत्मा की खुराक है। बस आप जुड़ने का गुरुजी का एक ही तरीका है। ये सत्संग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर आप जब तक सिमरन में नहीं बैठेंगे ना अकेले, आपको गुरुजी के मैसेजेस और गुरुजी के जो चाहते हैं वो नहीं समझ में आएगा। वो उसी के थ्रू ही समझाते हैं गुरुजी। तो गुरुजी खुद कहते थे कि सिमरन में बैठो। मेरे से कई बार उन्होंने कहा है कि जैसे फोन अपना चार्ज करती है रात में ना, फिर बात करती है लोगों से, वैसे सिमरन में जब मेरे से चार्ज होगी, मेरे से बात कर सकती है, तो टेलीपैथी से। तो ये वे है, और वो वे आज तक मैं उसको यूज कर रही हूँ, और आज तक मुझे जो जो मेरे साथ हुआ है वही फर्स्ट हैंड मैं आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ, वही बता रही हूँ, किसी और की बात नहीं बता रही हूँ। और जिस तरह से मुझे ये चीजें गुरुजी ने एक्सपीरियंस कराई हैं, मैं चाहती हूँ हर एक संगत एक्सपीरियंस करे, क्योंकि हम सब गुरुजी के ही संगत है, हम सब एक ही गुरु परिवार के हैं, एक ही भाई बहन हैं। और गुरुजी चाहते थे सिमरन में बैठो और निंदा चिगली बंद करो, अपने की गंदगी हटाओ, और गंदगी कैसे हटेगी, सिमरन से ही हटेगी, बस दैट इज द ओनली वे, नथिंग एल्स। हम ये ना कहें कि गुरुजी चाहेंगे तो हमें अच्छा इंसान, ऐसे नहीं होता है। वी हैव टू मेक एन एफर्ट। हमारी अपनी भी एक इंसान है, हमें सबसे, इस योनि के सबसे बड़े, मतलब हमको ये दिया गया, मानुष शरीर दिया गया, हमें दिमाग दिया गया है, हमको उसको यूज करना चाहिए। सब कुछ गुरुजी के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी चाहेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको अगर बाहर गर्मी है तो आपको, अगर बारिश है तो छाता लेके जाइए, ठंडी है तो आप कोट पहन के जाइए। ऐसे थोड़ी ना आप चले जाइए कि ये गुरुजी करेंगे। आपको गुरुजी को इसमें नहीं डालिए आप ये सब, आप गुरुजी को भगवान मानिए। गुरुजी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए थे, ना कि ये छोटी छोटी चीजें करने आए थे। आपकी कोई लिस्ट देख करके वो नहीं आपकी काम करने आए थे गुरुजी। गुरुजी आपको स्पिरिचुअल जर्नी में, आपको मोक्ष तक ले जाने के लिए आए हैं गुरुजी। इस शरीर को जहां जाना है वहां ले जाने के लिए आए हैं गुरुजी। ये टाइम जो हमें मिला है, ये थोड़ा सा टाइम है, ये ड्रामा का टाइम है, ये स्टेज है। हम लोग को किस तरह से अपना किरदार निभाना है वो गुरुजी को मालूम है। हम क्या कर रहे हैं, किस लिए भेजे गए हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे निंदा चुगली से उठो, जेलसी से उठो, प्यार करो,
किसी को दुत्कारो नहीं, कोई गरीब है उसको भी हेल्प करो, और नहीं कर सकते हो तो हाथ जोड़ दो। कितनी सिंपल चीजें गुरुजी ने बताई हैं, हम लोगों ने अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर दी है। ये नेचर की देख रेख करो, पौधे को पानी दो, पौधे लगाओ, सफाई रखो, ये सब जनरल चीजें हैं जो गुरुजी ने हम लोग को आके बताई हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बड़े बड़े मिरेकल हों तभी हमारी लाइफ ठीक होगी। यही मिरेकल है कि हम बैठे हैं यहाँ पर, हम रोज उठते हैं सुबह, हम सोच सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम खा सकते हैं। यही मिरेकल है। आप बड़े बड़े मिरेकल नहीं ढूंढिए कि सोचिए कि अरे मेरा तो कोई सत्संग ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। एवरी डे आप उठते हैं, आप खुश रहिए, आप खुश होके उठिए कि आप उठ गए हैं। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में हैं, कितने लोग हैं जो रात में उठ भी नहीं पाते हैं, कितने लोग हैं जो चल भी नहीं पाते। तो देखिए हम सब कितने लकी हैं, उसका हमें बस धन्यवाद ही देना है गुरुजी को एवरी सिंगल डे। गुरुजी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। और मैं तो ऐसा, मुझे इतनी जो सबसे ज्यादा खुशी होती है इसमें ही होती है कि गुरुजी का जब गुणगान करती हूँ उनके बारे में, और ऐसे नहीं अपने मन से मैं बोल रही हूँ, ये सब सारी चीजें गुरुजी ने बताई हुई है, सिखाई हुई है। और इतना बेनिफिट जो मुझे अंतर मन से हो रहा है, मैं चाहती हूँ हर एक संगत बेनिफिट करे, हर एक संगत एक अभियान चला ले कि एक हफ्ता हम गुस्सा नहीं होंगे। एक प्रैक्टिकल चीज मैं बता रही हूँ, मतलब ये गुरुजी को मैं नहीं ला रही हूँ इसमें, पर एक हफ्ता आप एक चीज छोड़ दीजिए, गुस्सा छोड़ दीजिए। एक हफ्ता आप अपने को चेक करिए, आप निंदा चुगली नहीं करेंगे। ऐसे ही हम अपने आप को धीरे धीरे, हम इंसान की गलती होती है, सबसे होती है, और धीरे धीरे हम उस तरह से हो जाएंगे कि गुरुजी इतने खुश होंगे, कहेंगे देखो कितना चंगा है, मेरी संगत कितनी अच्छी है, जो मैं चाहता था वैसे वैसे हो रहा है सब कुछ, है ना। दिखावे में ना पड़े, सिंप्लिसिटी में रहें एकदम। गुरुजी को सिंप्लिसिटी बहुत पसंद थी, बहुत पसंद थी। औरतें आजकल सब जॉब करती हैं, पर फिर भी एक कदम दूर पीछे चलो अपने हस्बैंड से प्लीज, चाहे आप जितने प्रोफेशनल हो। गुरुजी यही चाहते थे, घर को समेटना औरत के हाथ में होता, ना कि बराबरी करने में कि मैं उससे कम नहीं हूँ, ये है वो है। आप इन लॉज को भी जो कहते हैं कहने, तो आप चुप रह जाओ। गुरुजी कहते थे मुंह में पानी भर लिया कर, जब कोई गुस्सा होता था, जब कुछ आपको बोलना ना, गुरुजी कहते थे बॉटल का एक घूंट पानी लेके मुंह में भर, स्वलो ना करो, बस लेके रहो। ये सब बहुत प्रैक्टिकल चीजें जो गुरुजी सिखा के गए, जो मैं पता नहीं क्यों आज शेयर कर रही हूँ। और ये प्रेरणा भी गुरुजी दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है बहुत हो गया, आई एम सो सॉरी अगर ये लंबा कुछ हो गया है। और इस तरह से जो मेरे अंतर मन में कल रात से आ रहा था कि किस तरह से गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी चीजों में लगे हुए हैं, मेरा जॉब हो जाए, मेरी बच्चों की शादियां हो जाए, मेरा घर बन जाए, ये हो जाए, ये सब हो जाए। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे इंसान बनो, गुरुजी से जुड़े रहो और सबको प्यार करो, सबको आदर दो। बस यही गुरुजी की भक्ति और शक्ति है, उसी में आपको सब कुछ मिलेगा। जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड आप सबको गुरुजी सब संगत को ब्लेस करे, और सबके घर में बरकत हो, और सबके घर में गुरुजी तंदुरुस्ती दे। इस समय तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है सबको, और हम सबका भी ये बहुत जरूरी है कि हम सब अपनी चेष्टा भी करते रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी करते रहें, उन पर ना छोड़ें। हम अपनी हेल्थ का ख्याल करें, हाथ धोएं, जिस तरह से जो जो चीजें हमें प्रिकॉशन करनी है वो करें हम सब चीज का। और बस गुरुजी का आशीर्वाद हम सबके साथ हमेशा रहेगा। थैंक यू गुरुजी, आपको बहुत बहुत प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी।